नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। रेडी, स्टार्ट। यह अपील विशेष अनुमति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1 जून 2022 के आदेश पर आपत्ति जताती है। आक्षेपित आदेश के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके बाद 1989 अधिनियम की धारा 14A(1) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319, इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए 1990 के अधिनियम के तहत संबंधित विशिष्ट न्यायालय द्वारा 16 अक्टूबर 2021 को पारित एक सम्मन आदेश को उक्त अपील में चुनौती दी गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर खलीलाबाद पुलिस स्टेशन, जिला संत कबीर नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 323, 406 और 506 और 1989 अधिनियम की धारा 3(1) आर और एस के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। 1. धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, 2. धर्मेंद्र के भाई और 3. एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी पर हमला करने और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए गए, जो उपरोक्त प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के बराबर हैं। प्राथमिकी की जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र के रूप में समाप्त हुई, जिसे दायर किया गया है, जिसमें धर्मेंद्र को एकमात्र आरोपी के रूप में दिखाया गया था। 1990 के अधिनियम के तहत गठित विशिष्ट अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया और धर्मेंद्र के खिलाफ आरोप तय किए, जिसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। बेशक शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने क्रमशः PW1 और PW2 के रूप में गवाही दी। उनके अनुसार धर्मेंद्र और अपीलकर्ता ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर जाति संबंधी गालियां देने के अलावा उन पर हमला किया गया था। 3. इस स्तर पर विशिष्ट न्यायालय ने एक 16/10/2021 दिनांकित आदेश पारित किया, जिसमें अपीलार्थी के साथ साथ धर्मेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 एवं 1989 के अधिनियम की धारा 3(1) आर और एस के तहत दंडनीय अपराध के लिए बुलाया गया। 16 अक्टूबर 2021 दिनांकित के उक्त आदेश को अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई थी, जिसमें 1 जून 2022 दिनांकित के अपने आदेश द्वारा 1989 के अधिनियम की धारा 14(1) के तहत
अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे ने निम्नलिखित तर्क दिए। एक, प्राथमिकी दर्ज होने में बहुत देरी होती है। हालांकि हमले और अपशब्द कहे जाने की घटना कथित रूप से 30 सितंबर 2017 को हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी 28 फरवरी 2018 की देरी से दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है और यह एक संकेत है कि प्राथमिकी की सामग्री पूर्ण रूप से गलत है। 2. PW1 और PW2 के कथानकों में तात्विक विरोधाभास है, जबकि PW1 ने बयान दिया कि धर्मेंद्र उनके भाई अर्थात अपीलकर्ता और एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने PW1 और उनके परिवार के सदस्यों को रोका, जिसके बाद हमला और दुर्व्यवहार की कथित घटना हुई। PW2 ने बयान दिया कि अभियुक्त धर्मेंद्र अपीलकर्ता और एक अज्ञात दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर घटना स्थल पर पहुंचे, इसलिए PW1 और PW2 के बयान पूर्ण रूप से अतार्किक और अविश्वसनीय हैं। 3. PW1 और PW2 के कथानकों में यह पाया जाता है कि वे 2015 से अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, इसलिए प्राथमिकी में अपीलकर्ता का नाम नहीं दिया और इसके बजाय यह बयान दिया कि धर्मेंद्र के भाई ने भी कथित हमले और अपशब्द कहने में खुद को शामिल किया था और केवल साक्ष्य दर्ज करने के दौरान सह अभियुक्त के रूप में अपीलकर्ता का नाम लेना एक स्पष्ट अलंकरण है, जिसे अपीलकर्ता को अनावश्यक मुकदमे का सामना करने के लिए खींचकर परेशान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्टॉप।